बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज कल मैंने आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका बताया। आई एम फुली होपफुल कि आपने उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब कुछ क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट के ऐसे होते हैं जिनको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो मैथमेटिशियंस ने अपनी इन मुश्किलात के ऊपर काबू डालने के लिए डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई। उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए डिटर्मिनेंट के जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, औखे औखे सवाल जो हैं, वो हम आसान तरीके से, इजी मेथड से, सौखे तरीके से उनको हल कर सकते हैं। तो अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आइए उन प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है the value of a determinant of a determinant, det का मतलब determinant, is unaltered। unaltered का मतलब होता है तब्दील नहीं होती, does not change, तब्दील नहीं होती, तब्दील नहीं होती। अनअल्टर्ड का मतलब यह है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ वी चेंज इट्स रोज into columns। अगर हम उसकी रोज को कॉलम के अंदर तब्दील कर दें, यानी कहने का मकसद यह है कि ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों का आंसर सेम होता है। प्रूफ देखिए इसका। फर्ज किया मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ए 3, 4, 7, 5। इसको एक्सपेंड करता हूं तो क्या आंसर आता है 15। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 28। आप ऑर्डर 3 की भी कोई भी एग्जांपल लेके ये साबित कर सकते हैं। 28 में से 15 निकाला, आंसर आया -30। यह है वैल्यू ए डिटर्मिनेंट की। अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, यह पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना दे 3, 4। दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दे। ओके, अब आप इसको एक्सपेंड करें। Again your answer is 15 minus 28 minus 30। So therefore A डिटर्मिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें। स्टेटमेंट है इसकी, इफ एनी टू रोज आर टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे होना, सेम, एक जैसे। इफ एनी टू रोज आर टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज
0। ये हमने साबित करना है कि अगर कोई सी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की कीमत किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। वी हैव टू प्रूव दैट कोई एक कॉलम डिटर्मिनेंट हम सपोज कर लेते हैं जिसके अंदर ए बी सी डी ए ये एक डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया। कोई एक डिटर्मिनेंट ले लें आप। अब इसके अंदर देखें, इसकी दो रोज आइडेंटिकल हैं, ये वाली और ये वाली, दोनों रोज एक जैसी हैं। अब मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा और साबित करूंगा कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर आता है। एक्सपेंड फ्रॉम R1 से जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो जवाब क्या आता है? ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, AC माइनस AD। उसके बाद फिर माइनस A इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, AB माइनस AD। उसके बाद फिर प्लस A इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, AB माइनस AC। आज मैंने ये कंसीडर कर लिया है कि आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है, क्योंकि कल सिर्फ मैंने आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने की ही प्रैक्टिस करवाई थी। आई होप कि आपने कर ली होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया A²C माइनस A²D माइनस A²B माइनस 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 प्लस A²D प्लस A²B माइनस A²C। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इधर देखो, ये A²C जो है A² के C के साथ कैंसल, A²D के साथ कैंसल, जबकि A²B के साथ कैंसल। ये तो सब प्रक्रमे आपस में कैंसिल हो गई, तो फिर जवाब किसके बराबर आएगा? 0 इज इक्वल टू 0। यही तो आपने साबित करना था कि अगर दो रोज आइडेंटिकल आ जाती हैं तो कॉलम को जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है तो जवाब 0 के बराबर आता है। वी हैव टू प्रूव दैट कि ये वाला डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, उसको हमने 0 के बराबर साबित कर दिया। यहां पे ये लिख लें, दी बिलो डिटर्मिनेंट इज 0 इज 0। स्टेटमेंट में थोड़ा सा इजाफा कर लें। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। अब इसका इस्तेमाल जैसे ही अगर कोई डिटर्मिनेंट आ जाता है, आपने साबित करना हो कि वो 0 के बराबर है, तो आप कोशिश किया करेंगे कि उसकी कोई सी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए। ठीक है, ये तो दो रोज आइडेंटिकल नहीं थी ना, अगर दो कॉलम भी आप आइडेंटिकल लेंगे तो भी जवाब इसका 0 के बराबर ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0, then the value of the determinant is 0।
इसका भी जवाब फिर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। अगर किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ जाएं, राइट। प्रूफ देखें इसका, वी हैव टू प्रूव, हमें साबित करना पड़ेगा कि ये देखें ए बी सी, यहां पे इस रो के सारे एलिमेंट मैंने 0 0 ले लिए, डी ई एफ, मैं साबित करूंगा कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड लें, इसको एक्सपेंड कर दें और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। एक्सपेंड फ्रॉम R1, जिन बच्चों ने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने की प्रैक्टिस नहीं की, आज दोबारा कर लें। A इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, इसको इससे जरब देंगे 0 माइनस 0, माइनस बी इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, इसको इससे जरब दिया जवाब 0, इसको इससे जरब दिया जवाब 0, प्लस सी इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जवाब अगेन 0, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया जवाब 0, तो ये आ गया 0 माइनस 0 प्लस 0, तो किसके बराबर आ गया? अगेन योर आंसर इज 0। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आपने क्वेश्चंस के अंदर जब भी ये आ जाए कि ये गिवन डिटर्मिनेंट है, इसको आपने 0 के बराबर साबित करना है, तो आपने इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना है। आपने सोचना है किसी तरीके से उसके किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, या आपने सोचना है कि उसकी कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 का जो है ये बड़ा इस्तेमाल है क्वेश्चंस के अंदर, इसको जरा गौर से देखें। इफ वी इंटरचेंज, इफ वी इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब होता है तब्दील करना, एक दूसरे को तब्दील करना। इफ वी इंटरचेंज एनी टू एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है करीबी, साथ साथ जो लगी होती हैं, करीबी साथ साथ जो लगी होती हैं। मसलन ये है एक रो, ये दूसरी रो है, ये दोनों एक दूसरे के करीब हैं। ये और ये एक दूसरे के करीब नहीं हैं। ये अगर 3 कॉलम हैं तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ये वाला और ये वाला एडजेसेंट नहीं है। तो एडजेसेंट का मतलब करीबी, नजदीकी। इफ वी इंटरचेंज एनी 2 एडजेसेंट रोज आर कॉलम्स of a determinant, then change the sign of determinant। अगर आप 2 करीबी रोज को इंटरचेंज करते हैं या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो फिर आपको डिटर्मिनेंट का साइन चेंज करना पड़ेगा। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, प्रूफ देखें आप इसका। फर्ज किया मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4। इसको जब मैं एक्सपेंड करता हूं तो आंसर क्या आता है? 4 - 6 इज इक्वल टू -2, राइट। अगर मैं इनकी रोज को चेंज देखें, इस रो को ऊपर ले आए और इसको नीचे ले आए, 3 4 और 1 2 को नीचे ले आया, मैं दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया ना, ये ऊपर चली गई, ये नीचे आ गया। तो अब देखो आंसर किसके बराबर आता है? 6 - 4।
तो देखें माइनस का फर्क पड़ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी आप दो करीबी रोज को इंटरचेंज करेंगे या दो करीबी कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये देखें जरा, अगर आपके पास ये है कोई मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट है आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच के, ठीक है, मैंने क्या किया, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर देता हूं। इंटरचेंज करूंगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये वाला कॉलम पहले आ जाएगा बी ई एच, ये इसकी जगह पे चला जाएगा ए डी जी, ये एज इट इज अपनी जगह पे कायम रहेगा सी एफ के। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई सी दो रोज को जो है वो इंटरचेंज करते हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ वी मल्टीप्लाई any row or column of a determinant by a non-zero scalar k, then the whole determinant is multiplied by k। डिटर्मिनेंट के अंदर किसी एक रो को k से ज़रब देने का मतलब पूरे डिटर्मिनेंट को आपने k से ज़रब दे दी, या किसी एक कॉलम को k के साथ ज़रब देने का मतलब है कि पूरे डिटर्मिनेंट को आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रूफ देखें इसका। फर्ज किया कि मेरे पास है ये ए बी सी डी, ये एक डिटर्मिनेंट है जी, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इस रो को मैं के के साथ ज़रब दे देता हूं, के ए के बी सी डी। ये मेरे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट है। मैंने क्या किया, उसकी एक रो को ना मैंने के के साथ ज़रब दे दी। अब आप इसको जरा एक्सपेंड करें, क्या जवाब आता है। इसको एक्सपेंड करने से क्या जवाब आता है, ए डी माइनस बी सी। इसको एक्सपेंड करें तो ये आ गया के इंटू ए डी माइनस के इंटू बी सी। तो ये किसके बराबर आ गया, के कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया ए डी माइनस बी सी। ओके, और ये किसके बराबर है, ये तो ए डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो इसका मतलब है किसी एक रो को ज़रब देने का मतलब है पूरे डिटर्मिनेंट को के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करने में बड़ा फर्क है। मैट्रिक्स के अंदर जब आप, अगर ए मैट्रिक्स है ना आपके पास ए बी सी डी, तो के ए किसके बराबर आता है, हर एलिमेंट के के साथ ज़रब खाता है, के ए के बी के सी के डी, हर एलिमेंट के साथ ज़रब खाएगा। ओके, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है, सिर्फ एक रो को के साथ ज़रब देने का मतलब है कि पूरा डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखें जरा। प्रॉपर्टी नंबर 6, फर्ज किया मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है ए प्लस के बी प्लस के
सी डी। तो मैं क्या करूंगा कि इस एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखा जा सकता है। प्लस से पहले क्या आता है, ए बी सी डी, और प्लस के बाद क्या आता है, के। दोनों का जवाब, इसको एक्सपेंड करेंगे और इनको एक्सपेंड करके जमा करेंगे तो दोनों का जवाब सेम आ जाएगा। इसी तरह अगर ये कॉलम की शक्ल में हो, ए प्लस के सी प्लस के बी डी, देन इट कैन आल्सो बी रिटन एज, प्लस से पहले क्या आता है, ए सी बी डी, प्लस के बाद क्या आता है, के बी डी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ आप खुद भी कर सकते हैं। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, एक्सपेंड करें, उसके बाद राइट हैंड साइड लें, इनको एक्सपेंड करके आप देखें दोनों का जवाब सेम आ जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 is very very important for using point of views, क्योंकि यहाँ से ही मैंने एडिशन ऑफ रोज और एडिशन ऑफ कॉलम का कंसेप्ट देना है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट के, यानी कोई रो पकड़ लें, कोई एक रो को पकड़ लें या एक कॉलम को पकड़ लें, उसको किसी स्केलर नंबर के के साथ ज़रब दे दें। ज़रब देने के बाद एंड देन एडिड टू द corresponding एलिमेंट ऑफ द सेम अदर रो आर कॉलम, अदर रो आर कॉलम। तो फिर वो यानी किसी रो को किसी स्केलर के साथ ज़रब देने के बाद किसी दूसरी रो या कॉलम के अंदर ऐड कर दें, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो पहले वाले डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब जरा देखें, जरा मैं इसको जरा लिखता हूं, आपको जरा और वाज़िया होगा। कंसंट्रेशन जरा इधर देखिएगा जरा प्लीज। वी हैव टू प्रूव, ये फर्ज कर लिया मेरे पास A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब किसी एक रो को मतलब फर्ज किया कि मैं ऐसा करता हूं कि बी, ये दूसरी रो का इंतखाब कर लेता हूं, इसको पकड़ा मैंने, इसको के साथ ज़रब दें तो क्या आ जाएगा, KB1 KB2 KB3। अब ये जो प्रोडक्ट आई है इसको पकड़कर अब रो को ज़रब दिए ना, के साथ ज़रब दी तो ये आ गया। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये जो के है, अब ये जो रो है इसको पकड़कर आप इसके अंदर ऐड कर दें या इसके अंदर ऐड कर दें, तो जो भी नया डिटर्मिनेंट आएगा वो इसके बराबर होगा। अब ये देखें, इज इक्वल टू A1 प्लस, यहां से क्या आ गया, इसको मैंने के साथ ज़रब दी तो KB1 आ गया। इधर लिख के रख लेना, KB1 KB2 KB3। इसको के साथ ज़रब दे के इसमें जमा कर दिया, फिर इसको के साथ ज़रब दिया मैंने, A2 प्लस KB2 A3 प्लस KB3, ये एज इट इज आ जाएगी, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये है जी नया आने वाला डिटर्मिनेंट। तो हमने ये साबित करना है कि जो नया डिटर्मिनेंट है ये पहले वाले डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो देखने में तो यकीन नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन अब मैं इसका प्रूफ करता हूं तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये मैंने ठीक लिखा है। राइट हैंड साइड लेते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर देंगे। राइट हैंड साइड A1
प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब एक प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी कि अगर दरमियान में प्लस हो तो प्लस के पहले वाले एलिमेंट पहले डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे और प्लस के बाद वाले एलिमेंट दूसरे डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट हैं ये दूसरे डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे, ये वाले। तो पहले डिटर्मिनेंट में प्लस से पहले क्या आता है A1, इधर प्लस से पहले क्या आता है A2, प्लस से पहले A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ओके, उसके बाद प्लस के बाद क्या आता है KB1, KB2, KB3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब देखिए वो एक जो प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को कि किसी रो को किसी स्केलर k के साथ ज़रब दे देते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा डिटर्मिनेंट k के साथ ज़रब खा रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर किसी रो में से, ये साफ करके लिखें जरा, KA, KB, CD इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी मैंने साबित की है ना, यानी किसी एक रो को k के साथ ज़रब देने का मतलब है पूरे डिटर्मिनेंट को k से ज़रब दे रहे हैं। तो फिर ये भी तो रिजल्ट निकलता है ना कि अगर किसी रो में से कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो वो निकाल सकते हैं। ये देखें, ये तो यूँ लग रहा है ना जैसे इस रो में से k को कॉमन निकाला है। इसी तरह अगर कॉलम में से होगा तो कॉलम से भी कॉमन निकाला जा सकता है। तो अब देखें ज़रा इस रो को, ये रो k से ज़रब खा रही है तो k यहां से कॉमन ही निकल रहा। ठीक है, जिस तरह ये k ज़रब खा रहा था तो k बाहर आ गया, इस तरह ये k मल्टीप्लाई हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये k बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 प्लस k कॉमन निकाल लिया B1, B2, B3, फिर आ गया B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये देखिए जरा गौर से देखिए इस डिटर्मिनेंट को, इसकी दो रोज आइडेंटिकल आ गई हैं, ये वाली रो और ये वाली रो दोनों आइडेंटिकल आ गई हैं, B1, B2, B3, B1, B2, B3। अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज आइडेंटिकल आ जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है 0। तो फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी 0 के इक्वल। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 प्लस k into 0 because R1 and R2 are identical. R1, R2 are identical, एक जैसी हैं भाई। अगर कोई सी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट फिशू हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो k into 0 0 के बराबर आ गया, तो ये डिटर्मिनेंट एज इट इज आ गया आपके पास A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। गौर से देखो ये क्या है, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने राइट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। तो आज के बाद हमें एक लाइसेंस मिल गया। वो लाइसेंस क्या है कि किसी भी एक रो को या एक कॉलम को किसी भी स्केलर से ज़रब दे के किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम में
ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि k नेगेटिव भी हो सकता है ना। अगर k नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा। तो किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब यहां पे जरा नोट देखें, ये बड़ी मजे की बात करने जा रहा हूं, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस के अंदर। नोट नंबर 1, अगर k 1 के बराबर हो तो इफ k इज इक्वल टू 1 तो फिर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये वाला डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? k की जगह पे जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a1 b1, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये तो यूं लगता है जैसे मैंने इस रो को पकड़कर इस रो में ऐड कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमें इजाजत मिल गई कि किसी भी दो रोज को हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी दो कॉलम्स को ऐड किया जा सकता है। दैट मीन वी कैन ऐड एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। किसी भी दो रोज और दो कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। अब अगला नोट देखें, एक और लाइसेंस आपको मिलने वाला है, लाइसेंस टू किल। उसके बाद फिर आप डिटरमिनेंट की फीतियां कर सकते हैं। अगर k आ जाता है -1 के बराबर, -1 के बराबर होगा तो ये a1 माइनस k भी 1 आ जाएगा। तो फिर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बराबर होगा, k की जगह पे -1 पुट किया तो a1 माइनस b1, a2 माइनस b2। नजर आ रहा है भाई? a3 माइनस b3 देखें। उसके बाद b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको गौर से देखो तो यूं लगता है जैसे इस रो को पकड़कर इसमें से माइनस कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी दो रोज को माइनस कर सकते हैं। रोज जो रोज के साथ कर सकते हैं वो कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। तो देयरफॉर एनी टू रोज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। एनी टू रोज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। एनी टू रोज एंड कॉलम, एनी टू रोज और कॉलम can be subtracted। किसी भी दो रोज या दो कॉलम को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। A मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। उस मैट्रिक्स को मैंने K के साथ ज़रब दी और उसका डिटर्मिनेंट निकाला। तो साबित करना है कि वो k क्यूब, अगर ऑर्डर 3 है ना तो k की पावर कितनी आ जाएगी? 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। अगर यहां पे ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर 2 तो फिर k a किसके बराबर आएगा? k की पावर 2 के बराबर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और अगर ऑर्डर 4 होगा, ऑर्डर 4, अगर ऑर्डर 4 होगा तो फिर k इंटू ए बराबर होगा k की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है? तो ये देखें जरा,
इसको प्रूफ करने के लिए मैं फर्ज कर लेता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब उस मैट्रिक्स को मैं KA के साथ ज़रब दे देता हूं, KA मैट्रिक्स। तो K के साथ हर एलिमेंट ज़रब खाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हर एलिमेंट K के साथ ज़रब खाएगा, तो ये क्या आ गया, KA1 KA2 KA3 KB1 KB2। मैट्रिक्स को ज़रब दे रहे हैं, अभी डिटर्मिनेंट का काम शुरू नहीं हुआ। KB3, अभी ये मैट्रिक्स है, KC1 KC2 KC3। ठीक है भाई, ये मेरे पास मैट्रिक्स K आ गया। K कोई स्केलर नंबर है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनीवन। अब KA का डिटर्मिनेंट निकालता हूं मैं। ये देखें जरा, KA का डिटर्मिनेंट। अब इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना दें आप, KA1 KA2 KA3 KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 KC3। ई कैट में इससे रिलेटेड सवाल आते होते हैं इस प्रॉपर्टी के तहत। अब देखिए, डिटर्मिनेंट में तो हम कॉमन किसी एक रो से ले सकते हैं ना। तो R1 में से कॉमन, R1 से K कॉमन लिया, फिर R2 में से K कॉमन लिया, फिर R3 में से K कॉमन लिया। आप ऐसा करें कि स्टेप बाय स्टेप कर लें। टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R1, फर्स्ट रो में से K कॉमन लिया, क्योंकि डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो में से या कॉलम में से कोई चीज कॉमन निकल रही हो तो निकाल सकते हैं। तो जहां पे मैं रो का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, अंडरस्टूड है कि वो कॉलम के लिए भी वैसा ही है। ये ओदा के ओदा आ गए। ओदा के ओदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एज इट इज। KC1 KC2 KC3। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहां से K कॉमन लूंगा तो K स्क्वायर बन जाएगा, यहां से कॉमन लूंगा तो K क्यूब बन जाएगा। टेकिंग, ये जानबूझ के मैंने 2 स्टेप में किया है ताकि आपको जरा मीनिंग क्लियर हो जाए। टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R2 R3, तो बाहर क्या बन जाएगा, K क्यूब इंटू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये देखो भाई, ये किसके बराबर आ गया, K क्यूब इंटू A डिटर्मिनेंट के बराबर आ गया। तो यही तो आपने साबित करना था कि अगर ऑर्डर 3 है तो K की पावर 3 आएगी, अगर ऑर्डर 4 होगा तो K की पावर 4 आएगी, अगर ऑर्डर 5 होगा तो K की पावर 5 आएगी। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टीज का सिलसिला हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल से मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट करवाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट। अल्लाह हाफिज़।